परम आदरणीय श्री गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए जय जितेंद्र आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दिल से, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986। देखिए, ये एक ऐसा एक्ट है, इसको हम पूरा कराएंगे क्योंकि आप जो यूनिक से तैयारी कर रहे हैं या बुक से तैयारी कर रहे हैं, इसमें इससे रिलेटेड आपके 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 क्वेश्चन को हम बेहद सरलता से एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986। यहाँ लिख देता हूं मैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भी मैं बता दूं कि जो एक्ट है, जो अधिनियम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक अधिनियम का सबसे पहला पॉइंट होता है क्या? उसका उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि भाई जो पर्यावरण है, पर्यावरण में आजकल मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ें होने लगी हैं, जलीय जीव मरने लगे हैं, लोगों का जो औसतन आयु है वो भी कम होने लगी है। तो इन सब चीजों को सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये, तो इसमें एक चीज मैं बता दूं कि 15 अगस्त सन 1947 से पहले ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा ये कि जो क्या आएगा कि प्रदूषण जो मतलब जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से के अंतर्गत है कि केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियां क्या क्या हैं। ठीक है, अब इसलिए मैं बता दूं कि 15 अगस्त सन 1947 से पहले पर्यावरण को लेकर के कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजंस नहीं थे जिससे पर्यावरण संरक्षण हो सके। केवल 2 चीजें थी, एक तो फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, कि पर्यावरण जो प्रदूषण है इसके फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, और दूसरा बनाया गया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत पर्यावरण की सुरक्षा की जानी चाहिए। हालांकि मैं बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जिसने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण की सुरक्षा की पहल करने वाला सबसे पहला देश था। हालांकि कोई भी एक्ट जब तक लागू नहीं हुए थे तब ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक मूल अधिकार में इनको शामिल किया गया था, फंडामेंटल राइट्स में इनको इंक्लूड कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि मैं बता चुका हूं सबसे पहली बात में उद्देश्य, अब चूंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, इसमें सारी चीजें आ जाती है पर्यावरण संरक्षण में। भाई जल प्रदूषण भी इसके अंदर आ जाता है, भूमि प्रदूषण भी इसके अंदर आ जाता है, और रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी इसके अंदर आ जाता है, ध्वनि प्रदूषण भी इसके अंदर आ जाता है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण, जैसे कि जल प्रदूषण अधिनियम बना 1974 में, वायु प्रदूषण अधिनियम बना 1981 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना 1972 में। वे अलग अलग चीजें हैं। अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि भाई एक ही एक्ट ऐसा बनाया जाए कि जो सभी में एक रूपता को ला सके। सही है, तो अब उस एक रूपता की हम बात करेंगे, वो कैसे आई? वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को महत्व देने पर अब किसी भी एक्ट के लिए अलग 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 अधिनियम की जरूरत नहीं है। अब केवल एक ही काम करेगा जिसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसी के अंदर सारे जो अधिनियम है सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मैंने बताया पहली बार में कि भाई उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि भाई चाहे वो जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, इन सारे प्रदूषणों से जो है बचाना, आम जीवन को, जन सामान्य की रक्षा करना, सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये तो हो गया महोदय इसका उद्देश्य। अब सेकंड पॉइंट है हमारा
कि संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। ठीक है, क्या है बोलते? संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। ठीक है, जैसा कि अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रिया जी, तो उन्होंने ये कहा था कि सर ये इसमें एक वर्ड है विनियमन। ठीक है, मतलब विनियमन क्या है? देखो, विनियमन का मतलब होता है प्रारंभ करना या उसका एनफोर्समेंट करना। ठीक है, प्रारंभ करना। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि भाई जो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है, ये धारा कौन सी के अंदर आएंगे? एक के अंदर आएंगे। सही है, धारा एक के अंदर में ये आ जाता है। भाई संक्षिप्त नाम क्या हो गया? संक्षिप्त नाम हो गया पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1986। और विस्तार क्या है? विस्तार है कि भारत के समस्त भूभाग पर समान रूप से ये लागू होगा। और प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ 19 नवंबर सन 1986 को। कब है जी? वो प्रारंभ की बात करें 19 नवंबर सन 1986 से सरकार द्वारा केंद्रीय गजट में इसको पेश करके लागू किया गया। यानी कि राष्ट्रपति महोदय ने 19 नवंबर सन 1986 को इसको मंजूरी देकर समस्त भारत पर इसको लागू कराने के आदेश दिए। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषाएं। तो भाई देखो, मैंने बताया था, आपको याद हो गया होगा वैसे तो कि भाई जो इसका प्रारंभ है वो धारा एक के अंदर आता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ है ना। और परिभाषाएं क्या आएगी? परिभाषा आएगी जी धारा 2 के अंदर। ठीक है, अब परिभाषा तो धारा 2 में आ गई। अब वे पद कौन से जिनकी परिभाषाओं की हम बात कर रहे हैं? जैसे पर्यावरण। ठीक है जी, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण धारा 2 क्लोज ए आ गया ना, आ गया वही बात कि धारा 2 क्लोज 1 में पर्यावरण आ गया। अब दूसरा पर्यावरण संबंधी प्रदूषक यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूंट, ये आ गया धारा 2 क्लोज बी में। सही है नहीं? धारा 2 क्लोज बी में। सही है, यानी कि पर्यावरण संबंधी प्रदूषक धारा 2 क्लोज बी, पर्यावरण प्रदूषण धारा 2 क्लोज सी, उपयोगकर्ता धारा 2 क्लोज डी, हानिकारक पदार्थ धारा 2 क्लोज ई, अधिभोगी धारा 2 क्लोज एफ, निर्धारण धारा 2 क्लोज जी। इस तरीके से जी इनका परिभाषाओं को वर्णित किया गया है। इन परिभाषाओं के डीपली अध्ययन के लिए कि भाई किसकी परिभाषा क्या है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है विस्तार से, वहां पर जाए पीछे बैक वीडियो के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार हैं जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 5 प्रदूषण हैं। ठीक है, अब बात करेंगे केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियां। देखो जी, केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां हैं वो धारा 3 में है, मैंने पहले भी बताया था। तो चल रहा ना वही हर एक्ट में जो चलता है भाई, धारा 1 में नाम, धारा 2 में परिभाषा, धारा 3 में केंद्र सरकार की शक्ति। धारा 3 केंद्र सरकार की शक्ति। अब इसमें क्या है, आजादी से पहले, मतलब आजादी से पहले क्या था कि जो नियम थे, कोई निर्धारित नियम नहीं बनाए गए थे। ठीक है, हालांकि आजादी के बाद धारा 3 में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनको शामिल किया गया है। किस किस चीज में केंद्र सरकार द्वारा भाई? एक तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और दूसरा एफआर। ठीक है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। आई बात समझ में? अब ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलग होते हैं, है ना। मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों अलग अलग है। इस पर भी वीडियो बनाएंगे, वो देख लेना पीछे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे अगली कि भाई पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की केंद्र सरकार की शक्तियां। जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण में सुधार के लिए
जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं। देखो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसकी शक्तियों के बारे में बात करें, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है महोदय, उसका नाम है MC मेहता, MEHPA, MC मेहता केस। ये केस इंपॉर्टेंट केस है और ये एक लैंडमार्क जजमेंट केस भी है। इस केस में क्या हुआ था कि श्रीराम फर्टिलाइजर्स फूड एंड कॉरपोरेशन कंपनी थी एक दिल्ली में, वहां से ओलियम गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग जो है घायल हो गए थे। ये केस जस्ट कब का था, जैसे भोपाल गैस केस था, भोपाल गैस लीक केस था जो 1984 में हुआ था, उसके जस्ट 2 साल बाद का केस है, यानी कि 1986 का। चक्कर में मत पड़ना, 98 में तो इसका जो है डिसीजन आया था। कभी सोचो जी किताब में लिखा कि इस केस का 1988 के अंदर प्रावधानों का वर्णन करें ना, वो इसका डिसीजन था। तो जस्ट 2 साल बाद का मामला था, ये लीक हो गई थी। अब इससे पहले किसी भी केस में ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि भाई जो घायल है, परेशान है, उन्हें जो है कंपनसेशन दिया जाए। तो इसी केस में ये निर्णय लिया गया था कि इससे उनको कंपनसेशन दिया जाए, ठीक है। और डीपली स्टडी के लिए इसका प्रीवियस वीडियो में चले जाना, MC मेहता केस के लिए अलग है, MC मेहता केस के लिए मैंने बना रखी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। अब इस केस में जो केंद्र सरकार है उसने अपने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां तथा कार्य, ठीक है। क्या है जी? अधिकारियों की नियुक्ति, कार्य और शक्तियां, ठीक है। देखो जी, अधिकारियों की नियुक्ति, कार्य और शक्तियों में विचलित नहीं होना। अगर केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो धारा 3 में की जाएगी, और राज्य बोर्ड द्वारा की जाती है तो धारा 4 में की जाएगी। जैसे कि सवाल की प्रकृति है, इस सवाल में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन अधिकारियों की नियुक्ति, कार्य और शक्तियां क्या है। तो क्योंकि राज्य की बात कर रहे हैं सॉरी राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य धारा 4 में शक्तियां हैं कि राज्य जो है कुल 16 सदस्य इसमें निर्धारित है, कुल 16 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, बाकी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। बाकी सदस्य कौन से? भाई 5 सदस्य जो इसके स्थायी सदस्य होंगे, और 5 सदस्य ऐसे होंगे जो उससे संबंधित जानकारी रखते हों, जो अवैतनिक होंगे, जो पर्यावरण के संरक्षण में रुचि रखते हों, ठीक है। और बाकी जो सदस्य हैं उनमें एक सचिव की नियुक्ति होगी। सचिव की जो योग्यता होगी वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारी उसको होनी चाहिए, उसकी नियुक्ति ये है। तो कुल मिलाकर अधिकारियों की जो नियुक्ति है वे तो होंगी जी, कितनी? अधिकारियों की जो नियुक्ति होंगी वो 16 सदस्यों से होंगी, ठीक है। और बात करें अगर इनके कार्य के बारे में, ठीक है, तो इनके जो कार्य हैं धारा 17 में, राज्य बोर्ड के कार्य धारा 17 के अंदर में आएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? इनकी शक्तियों की। जो अधिकारियों की शक्तियां की गई हैं, यानी कि उस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो शक्तियां हैं नियम बनाने की या उनको विनियमित करने की, निर्देश देने की, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाती है। राज्य सरकार के अंदर वाला क्वेश्चन है जी ये, ठीक है। केंद्र सरकार की तो 5 में ही आएगी, निर्देश देने की, आदेश देने की शक्ति, ठीक है। लेकिन यहाँ धारा 17 में मतलब इनके कार्य हैं और शक्तियां, सॉरी मैं गलत बोल गया जी थोड़ा सा, मतलब ये जो कार्य है वो है धारा 17 में और शक्तियां आएंगी धारा 5 में, ठीक है। तो ये है ये पूरा मामला। मतलब शक्तियां क्या कि उस क्षेत्र में प्रतिबंधित करना लोगों को, है ना, और नियम बनाना, ये शक्तियां हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति।
विनियमित यानी कि एनफोर्समेंट करने के लिए। अब पर्यावरण भाई धारा 1 से लेकर 5 तक के जितने भी नियम हैं उनको फॉलो करने के बाद में क्या है कि जो विनियमन है अब उसका एनफोर्समेंट कराने की जो शक्ति होगी वो होती है हमारी धारा 6 के अंदर में। ठीक, यानी कि धारा 6 में उन नियमों को एक लिस्ट बनाई जाएगी और लोगों को जो है अधिसूचना द्वारा ये कहा जाएगा कि भाई अब ये सारे नियम सभी लोगों के द्वारा फॉलो किए जाने हैं। सही है। अब धारा 7, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है वैसे। धारा 7 में जो है इसमें कि उद्योग संक्रिया आदि चलाए जाने वाले व्यक्तियों को अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषक के निस्तारण की इजाजत नहीं होगी। मान लिया अगर कोई कंपनी है, उद्योग है, वो चलाया जा रहा है धारा 7 में, ठीक है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, धारा 7 में अगर कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, वो चलाया जा रहा, तो उसमें केवल वो उतना ही प्रदूषण फैला सके जितना कि मानक के अनुसार वैलिड है। उससे ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। अगर उससे ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगे तो धारा 7 के तहत उसको दंडित करने का प्रावधान प्रदान किया जाता है। सही है। अब बात करेंगे धारा 8 की। धारा 8, तो धारा 8 में महोदय क्या है कि हानिकारक पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति प्रक्रियात्मक रक्षा के उपायों का पालन करेंगे। धारा 8 में यानी कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण से के अंदर में जो व्यवहार किया जाता है, जो हानिकारक पदार्थों का व्यवहार किया जाता है, यानी कि हानिकारक पदार्थों का निर्माण किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में किया जाता है, तो वहां के से जो संबंधित लोग हैं वो उन नियमों का पालन करेंगे। मान लो खुदा न खास्ता ऐसा हो गया जी कि कोई कांड हो गया, ठीक है, अब इसमें ये है कि वो जो जिस कंपनी के अंदर ये कार्य हुआ है उस कंपनी के जो अधिकारी हैं वे ये बताएंगे कि जी हमने संपूर्ण सुरक्षा बरती थी, बरतने के बावजूद भी ऐसा हो गया तो बच जाएंगे, अदरवाइज जी बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। या अगर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या ऑफिसर के द्वारा कोई कांड हो जाता है तो वो उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वो बताएगा कि हमने संपूर्ण सावधानियां बरती थी या ये कार्य मेरे कारण नहीं हुआ या इसके जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, कोई और है। ठीक है दोस्तों, तो ये धारा 8 के अंदर में बताया जाएगा। अब बात करेंगे यानी कि रक्षा के उपायों को पालन करना। अब है धारा 9। तो धारा 9 के अंदर में क्या है, कुछ मामलों में प्राधिकारियों और अधिकरणों को सूचना देना। कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जैसे कि किसी निर्धारित क्षेत्र में जैसे पिन पॉलिथीन वगैरह जला देते हैं, उससे नुकसान होता है, या किसी मिल में मतलब ईंधन की पूर्ति के लिए जो ऐसे ऐसे चीजें हैं उनको यूज करना, तो उसके लिए एक सामान्य नागरिक को भी ये अधिकार है कि जो प्राधिकारी या ट्रिब्यूनल है या अधिकरण है उनको सूचनाएं प्रदान करना। धारा 9 के अंदर में आम आदमी को अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे अब धारा 9 के बाद में मैं सीधे चल रहा जी, क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन है यहाँ तक का, और अब अलग क्वेश्चन चल रहा, धारा 15 की बात कर रहा हूं मैं। धारा 15, तो धारा 15 में क्या है, अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दंड। अगर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसमें उपबंधित जो नियम, आदेश और निर्देश है उनका उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है कि तो धारा 15 के अनुसार उसको दंडिक प्रावधान है। ठीक है। धारा 15 के अंदर में आईपीसी और सीपीसी दोनों के तहत प्रावधान है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की प्रकृति पर कि आईपीसी में वर्णित उपबंधों के आधार पर दंडिक प्रावधानों का वर्णन करें। तो आईपीसी के अंदर जैसे पब्लिक न्यूसेंस है 268 है, और जल को कलुषित करना यानी कि उसको वो खराब करना 274 आईपीसी है। तो ये प्रावधान आईपीसी के अंदर है। धारा 133 है ना, तो ये मतलब वो सीपीसी की, सीआरपीसी की धारा, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा अलग है, आईपीसी की अलग है, यानी कि वो धारा 15 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। ठीक है। विधि चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या इंडियन पैनल कोड हो, है ना, कोई भी हो सकती है। अब धारा 16, धारा 16 शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सके, धारा 16 वाला इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यानी कि क्या
अपराध के लिए कंपनी को भी दंड दिया जा सकता है। हाँ, अगर किसी कंपनी में कोई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों का निस्सरण किया जा रहा है तो एक कंपनी को भी प्रावधान किया, मतलब दंडित करने का प्रावधान है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, अब बात करेंगे, यानी कि कंपनी को दंडित किया जा सकता है। अब इसमें अपवाद हैं। अपवाद क्या है? अपवाद आएगा जी, अपवाद आएगा 16 क्लोज 1 में। अपवाद क्या है कि अगर कंपनी ये साबित करती है कि यह अपराध जो है हमारे कंपनी के फला अधिकारी के द्वारा किया गया है, उसका जिम्मेदार ये व्यक्ति है, तो उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, और उस व्यक्ति की भी सुनवाई होगी। वो व्यक्ति, क्योंकि कानून ये कहता है कि अंतिम सांस तक सुनवाई का अवसर प्रदान होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भी क्या करेगा, उस बताएगा कि मैंने अगर ये साबित कर देता है कि मैंने संपूर्ण उपायों का पालन किया था, बावजूद इसके ये हो गया, तो वो बच जाएगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं बता दूं आपको धारा 17। ठीक है, तो धारा 17 में क्या है? अपराध के लिए सरकारी कर्मचारी या विभाग अध्यक्ष को दंडित किया जाता है। धारा 17 के अंदर अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या किसी विभाग का अध्यक्ष है, उसकी चूक के कारण कोई अपराध होता है पर्यावरण को लेकर के, तो उसको दंडित किया जा सकता है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको क्विक रिकैप कर लेता हूं। तो देखिए, अधिनियम का नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना है, और इसका जो संक्षिप्त नाम विस्तार है, संक्षिप्त नाम ये हो गया। विस्तार जो है संपूर्ण भारत के भूभाग पर समान रूप से प्रारंभ हो गया 19 नवंबर 1986 से। ठीक है, धारा 1 के अंदर में इसके इंक्लूड किया जाता है। दूसरी बात है, परिभाषा धारा 2 के अंदर में आ जाती है। ठीक है, धारा 2 के अंदर जो इसके अंदर विभिन्न पद हैं, उनकी परिभाषाओं को क्लोजेस के अंदर में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, धारा 2 भी होगी। धारा 3 में केंद्र सरकार की शक्तियां, यानी कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में शामिल किया है। उसके बाद धारा 4 आती है। धारा 4 यानी कि राज्य बोर्ड के कर्तव्य है, राज्य सरकार के कर्तव्य है। और उसके बाद धारा 5 के अंदर निर्देश देने की शक्तियां बताया कहीं पे? हाँ, धारा 5 के अंदर में निर्देश देने की शक्ति अधिकारियों को। ठीक है, और धारा, अगली बात करेंगे कहीं की, धारा 6 की, कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको नियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति धारा 6 के अंदर में दी गई है। और धारा 7 में उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले अधिकारियों को अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषक के निस्सरण की इजाजत नहीं मिलेगी, यानी कि मानक के अनुसार ही वो जो पर्यावरण प्रदूषक है उन, यानी कि हानिकारक पदार्थों का मानक के अनुसार ही उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, धारा 8 है। धारा 8 में हानिकारक पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति जो है प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उपायों का पालन करेंगे, यानी कि जिन कंपनियां इंडस्ट्रीज के अंदर में हानिकारक पदार्थों से रिलेटेड किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो सारे नियमों का फॉलो करेंगे। ठीक है, और धारा 9 के अंदर में कुछ मामलों में प्राधिकारियों और अधिकरणों को सूचना देना, यानी कि सिविलियन को भी ये राइट है, अगर कहीं आसपास ऐसी गतिविधि होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसमें उनको जो है सूचना देने का अधिकार है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था धारा 15 में बताया था कि अधिनियम के उपबंधों, नियमों और आदेशों तथा निर्देशों के उल्लंघन पर दंड देने का प्रावधान है। धारा 17 के अंदर में अपराध के लिए कंपनी को दंड दिया जाता है, कंपनी को दंड देने का प्रावधान है, लेकिन इसका अपवाद धारा 16 क्लोज 1 के अंदर में प्रोवाइड कराया गया है कि उसको अपनी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अगर वो साबित कर देता है कि वो उस कमी के कारण नहीं हुआ है तो वो जो है अपवाद हो जाएगा। ठीक है, अब धारा 17 दोस्तों बात करेंगे। धारा 17 अपराध के लिए किसी सरकारी कर्मचारी या विभाग अध्यक्ष को भी दंडित किया जा सकता है। समझ में आएगी बात? तो ये था पूरा का पूरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये 6 क्वेश्चन है, इसमें 6 के 6 कंप्लीट हो गए। वीडियो में मजा आया तो भाई एक बार कमेंट करके बता दो, तुम्हारे लिए बना रहा है। देखो गला बैठा पड़ा है, इसके बावजूद भी पूरी रात मेहनत करी, कल 3 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया और आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
और मजा आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दियो और लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए उनकी क्षमा विदा ले रहा है, नमस्कार। और बहुत जल्दी आपकी क्वेरी अगर कोई कमेंट आता है कि भाई इस चीज पे वीडियो बनाना, तो वीडियो बना के आपको पेश करेंगे, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।